हर किसी के पास मोबाइल फोन है और सोशल मीडिया में हर कोई जुड़ा हुआ है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो। और इसके माध्यम से ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे प्रचार और प्रसार फैलाने का काम करती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इनके इस झूठे प्रचार और प्रसारों का खुलकर विरोध करें और सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े। आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक अपनी तकलीफें, खासतौर से इस प्रदेश के युवा अपनी तकलीफें, अपने दर्द हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी एक एक तकलीफ नोट की जाएगी और उनको आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। और आदरणीय बहन जी ने 8 अक्टूबर को ये आश्वासन दिया ही था कि इस बार सरकार बनते ही सबसे पहले युवाओं की तकलीफें और उनकी दिक्कतों को समाधान करने का पूरा प्रयास करा जाएगा। तो वक्त आ गया है, अब कुछ ही दिन रह गए और जो भी आपको इस सत्ता के नशे में या अपने घमंड में आपको डराने दबाने की कोशिश करता है, तो अब किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको डराए दबाए उसको बस इतना बता देना है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। वो खुद ब खुद डर के अपने घर में या कहीं बिल में छुप के बैठ जाएगा। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं, लेकिन आज समय की कमाई के कारण और आप सब लोग हमारे आदरणीय पिताजी के विचार खास तौर से सुनने समझने आए, तो मैं आप सबसे और बात न करते बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पहली बार आपके बीच आया हूँ, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। मैं दोबारा आऊंगा, 5 बार आऊंगा, 10 बार आना पड़े आऊंगा, लेकिन खासतौर से इस जगह के युवाओं के उनकी दिक्कतों का सामना करने के लिए मुझे जितनी बार आना पड़ेगा मैं जरूर आपके बीच आऊंगा और आपसे कंधे से कंधा मिला के आपकी दिक्कतों का सामना करने के लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन आज जो आप बातें या विचार हमारे आदरणीय पिताजी द्वारा सुन के यहाँ जाएं, उनको समझ के रखना है और यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। उनको घर घर पहुँचाना है और जा जा के बताना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं और आने वाले इस अगले चुनाव में आपको हाथी का बटन दबा के आदरणीय बहन जी के हाथों को और मजबूत करना है और ये सुनिश्चित करना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आए और तभी इस प्रदेश की जनता का, महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य मिल पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी। इसी आदर और सम्मान के साथ में आज जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा के सांसद जो आज की जनसभा को उदयवीर सिंह जी गौतम जी के जन समर्थन में संबोधित करेंगे, उनके स्वागत और सम्मान करने के लिए हमारे नगद के बड़े ही बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाई ब्रजपाल राठौर जी और मैं स्वयं माननीय मुख्य अतिथि जी का प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय मिश्रा जी संघर्ष करो, माननीय मिश्रा जी संघर्ष करो। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री उदयवीर सिंह जी जो कि बहन मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सबकी नेता हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद इनको देकर के आपके बीच में इस उमाया विधानसभा सीट से इनको आपके बीच में भेजा है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इससे मुझे साफ दिख रहा है
कि 14 तारीख को जो चुनाव का दिन है इस विधानसभा का, उस दिन आप सभी लोग जो है हाथी का बटन दबा करके श्री उदयवीर सिंह जी को अवश्य विजयी बनाएंगे और इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। श्री राधे श्याम भारती जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी बरेली मंडल, श्री जदुवीर गौतम जी, जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर, श्री हौसला प्रसाद जी, प्रभारी बरेली मंडल, श्री सरदार परमजीत सिंह जी, जिला सचिव शाहजहांपुर, श्री रामलिंग श्रीवास जी, पूर्व कोऑर्डिनेटर बरेली, श्री जसपाल गौतम जी, आलोक सिंह चौहान जी, राकेश भारती जी, जिला सचिव आफ्ताब खां जी, शाहरुख खां जी, ब्रजपाल राठौर जी, अनिल त्रिवेदी जी, रवि प्रकाश मिश्रा जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, राम सुरेश मिश्रा जी, मनीष मिश्रा जी, सुभाष चंद्र मिश्रा जी, आनंद कुमार शर्मा जी तथा यहाँ आए हुए इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी साथीगण, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, माताएं, बहनें और मीडिया के साथियों, भाइयों, 2 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को आपको अपना भविष्य तय करना। उस दिन आपका भविष्य अगले 5 साल ही नहीं, उसके बाद भी क्या होना है, कैसे आपका भविष्य उज्जवल हो और कैसा भविष्य आपका हो, इसकी चाबी आपके हाथ में और आपके इस अंगूठे में, जिसको कि दबाने से आप अपना अगला कदम तय कर लेंगे और अगला भविष्य भी तय कर लेंगे। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हाथी का बटन दबा करके और बहुजन समाज पार्टी के आपके अपने जो प्रत्याशी हैं श्री उदयवीर सिंह गौतम जी को जिता करके और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में खुशहाली लाने का काम करे, भाईचारा बनाने का काम करे, यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा दिलाने का काम करे, किसानों को उनका हक दिलाने का काम करे। इसके लिए आपको और अपने लोग जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए अपना योगदान इस सीट को जिता करके अपना वोट दे करके करने का काम करें। भाइयों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कैसी सरकार चली है और उसके पहले भी पिछले 5 साल में कैसी सरकार चली, ये आपसे बिल्कुल छिपा नहीं है, क्योंकि 5 वर्षों तक पहले बहन मायावती जी की सरकार रही, 2007 से 12 वो भी आपने देखी। ऐसी सरकार थी जिसमें चारों तरफ खुशहाली थी, जिसमें भाईचारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिर्फ नारा ही नहीं था, उसका अमली जामा भी पहनाया गया था। सारे हर तरफ विकास का दौर चल रहा था, महिलाएं सुरक्षित थी, किसान का आमदनी 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया। 125 रुपए क्विंटल खाली जो दाम मिलता था गन्ने का, उसको बहन मायावती जी ने 250 रुपए पहुंचाने का काम किया था अपनी उस सरकार में। भारतीय जनता पार्टी वाले तो खाली वादा करते हैं, झूठे वादा करके कि हम 2 गुना आमदनी करेंगे और इस तरह से उन्होंने वोट लेने का काम किया था, लेकिन किया कुछ नहीं। पर बहन मायावती जी ने बगैर कुछ किए कहे, बगैर कोई वादा, झूठे वादे का के विश्वास बहन मायावती जी नहीं रखती हैं। वो कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखती है और इसीलिए अपने 5 साल के कार्यकाल में आपने देखा कि चौतरफा विकास करने का काम किया। उन्होंने 23 नए जिले बनाए उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 29,000 जो ग्राम थे, विलेज थे, गांव थे, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा के नाम से जाने जाते थे, उनका समग्र विकास बहन मायावती जी ने करने का काम किया। 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालय बनाए, विद्यालय बनाने का काम किया, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। और इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को अगर उन्होंने वादा किया था तो उन्होंने हर महीने महिलाओं के पास में जो उनके महिला घर में जो बुजुर्ग महिला होती थी उसके हाथ में 500 रुपए हर महीना जिला प्रशासन के माध्यम से भिजवाने का काम बहन मायावती जी करती थी। पूरे उत्तर प्रदेश में अंधेरा छाया रहता था। 5,500-6,500 मेगावाट की बिजली खाली उत्तर प्रदेश में पैदा होती थी। बहन मायावती जी ने 1 दर्जन से ज्यादा अपना उद्योग लगा करके
बिजली बनाने के कारखाने लगाने का काम शुरू किया, जिसमें से 6 से ज्यादा चालू भी हो गए और जो 6,500 मेगावाट की बिजली थी उसको 13,500 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने 5 साल में करने का काम किया। उन्होंने हर चौतरफा विकास करते हुए, चाहे एक्सप्रेस वे देने की बात हो, चाहे नोएडा में यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी देने की बात हो, चाहे लखनऊ में विकलांग जनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी देने की बात हो, चाहे अरबी फारसी यूनिवर्सिटी देने की बात हो, और चाहे मेडिकल कॉलेज 1 दर्जन से ज्यादा बना करके और उनको चालू करने की बात हो, हर जिले में अस्पताल देने की बात हो, बहन मायावती जी ने किया। जो लोग बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा था उसके पहले, बहन मायावती जी जब आई तो उन्होंने आते ही रोजगार देने का काम किया। पहले ही 6 महीने में उन्होंने सफाई कर्मियों के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में और उन्होंने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का काम पहले 6 महीने में किया था। और उसके बाद अपने पूरे कार्यकाल में चाहे पुलिस कर्मियों की भर्ती हो, टीचरों की भर्ती हो, औरों की भर्ती हो, उन्होंने करते हुए 23.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज चला करके दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो थी वो जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो अपने को सुरक्षित महसूस करती थी। रात के 12 बजे भी अगर घर से जाने की जरूरत पड़ती थी तो हम लोगों की जो महिलाएं हैं वो हिचकती नहीं, वो निकल जाती थी क्योंकि उनको डर नहीं लगता था। वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ पूरी निगाह डाल के देखे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो जैसा कि उसके साथ हमेशा होता है उसने फिर वही किया। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, लूटमार, सारी चीजें शुरू हो गई। दंगे फसाद, एक तो नहीं 134 दंगे उत्तर प्रदेश में करके समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरी खाली चुनिंदा जो उनके खास लोग, जो एक समाज के उनके खास लोग थे, जितनी भी नौकरियां उस समय दी गई वो उन्हीं को दी गई। और जो दलित समाज के लोग थे जिनको प्रमोशन मिल चुका था उसमें लाखों की संख्या में उनको रिवर्ट करने का काम, उनको पदान्वित नीचे उतारने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। उन्होंने संविधान जो संशोधन बिल था, जो नौकरी में दलित जो समाज के लोग हैं उनके प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में था, उसको फड़वाने का काम अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से समाजवादी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के किया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, दहशत फैलाई जाती है, ये दोनों पार्टियां मिलकर के उसको योजनाबद्ध तरीके से करने का काम करती है, जिससे कि दोनों का उल्लू सीधा हो सके। इनको जान माल की चिंता नहीं होती है, इनको कैसे इनका वोट इकट्ठा हो जाए बस इसी की चिंता रहती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल था उसको देख करके ही लोग उस दहशत की वजह से लोग धोखे में आ गए। और उन्होंने धोखे में किस चीज के धोखे में आए, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार को जब हटाने का मन बना लिया तो भारतीय जनता पार्टी को ले आए। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों लेकर के आए? भारतीय जनता पार्टी को ये सोच करके लाए कि इन्होंने तो इतने अच्छे अच्छे वादे किए हैं और ये तो मुखौटा रखते हैं धर्म का, ये चोंगा पहनते हैं और इनसे तो उम्मीद हम नहीं करते कि झूठ बोलने का काम करेंगे। और उनके वादों में, उनके प्रलोभन में सभी लोग आ गए और आकर के उन्होंने इनको वोट देने का काम करके इनकी सरकार बनाने का काम किया। इन्होंने किससे किससे वादे नहीं किए, लेकिन झूठे वादे, एक एक वादा इनका झूठा साबित हुआ। एक भी वादा ऐसा नहीं है जो इन्होंने पूरा करके दिखाया हो। इन्होंने महिलाओं से कहा हम सुरक्षा देंगे, हम तुम्हारी जो रसोई है उसका खर्चा कम करा देंगे क्योंकि हम गैस सस्ती देंगे, हम जो सब्जी है, अनाज है, इसको सस्ता कर देंगे। और महिलाओं ने वोट दे दिया। महिलाओं के साथ में हुआ क्या? वोट तो ले लिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद आज हम लोग नहीं कह रहे, ये इनकी खुद की सरकारी रिपोर्ट है
जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहलाती, जो ये खुद देते हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में दुराचार और बलात्कार हो रहा। उत्तर प्रदेश की ये हालत, ये हालात, हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार इस प्रदेश में हो रहा है। क्या यही सुरक्षा मांगी? 200 रुपए का सिलेंडर जो था उसको बढ़ा करके 1100-1200 पहुंचाने का काम कर दिया। जो पेट्रोल के दाम थे 100 से बढ़ा करके 100 के पार कर दिया। जो 60 रुपए थे उसको 100 और 110 पहुंचाने का काम कर दिया, जिससे कि पूरा असर पड़ गया महंगाई पर। हर चीज महंगी हो गई, अनाज हो चाहे सब्जी हो चाहे कोई चीज भी हो, हर चीज के दाम 2-3 गुने बढ़ने का काम किया। इस तरह से इन्होंने महिलाओं को धोखा देने का काम किया। बेरोजगार लोगों से, नौजवान युवकों से इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में आ जाइए, हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया और 2 करोड़ नौकरी देने के लालच में नौजवान लोग जो बेरोजगार थे उन्होंने अपना वोट दे दिया। इन्होंने करा क्या? इन्होंने नौकरी देना तो दूर रहा, इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया। उनको 2 करोड़ नौकरी के झांसा दे करके पूरे देश में अगर देख ले तो 2 करोड़ नौकरियां ले ली इन्होंने अपनी सरकारों में, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने 1 करोड़ से ऊपर लोगों को बेरोजगार कर दिया, महिलाएं भी, नौजवान साथी भी, सभी को। और कैसे? क्योंकि इन्होंने नौकरी, सरकारी नौकरी का हिसाब ही बंद कर दिया। जितने भी सरकारी उपक्रम थे, जहां जहां नौकरियां मिलती थी, उन सबको इन्होंने निजी हाथों में बेच दिया। इनके चुनिंदा 2-3 उद्योगपति, तो उनके हाथों में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचने का काम कर दिया। जो आपकी संपत्ति थी, जो टैक्स दे करके लोगों ने संपत्ति बनाई थी, चाहे वो तेल की कंपनियां हो, चाहे वो हवाई जहाज की बनाने की कंपनियां हो, चाहे वो HAL हो, चाहे वो ऑयल इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, तो रेलवे को भी निजी हाथों में बेच दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बेच दिया, बैंक को बेच दिया, कोई चीज नहीं छोड़ी। जहां जहां नौकरी मिल सकती थी उनको उन्होंने नौकरी देने का काम ही खत्म कर दिया। तो अपने आप रिजर्वेशन भी खत्म हो गया। रिजर्वेशन तो तभी होगा जब नौकरी होंगी, तो नौकरी जब नहीं है तो ना रिजर्वेशन वालों को मिल रही है और जो दूसरे हैं उनको भी नहीं मिल रही। तो इन्होंने ऐसा काम किया जिससे दोनों को बर्बाद कर दो, नौजवानों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनको क्या मिला? उनसे कहा कि आपको तो पहले ही समझ लेना था। इनके नेता लोग बोले कि हमारा ये वादा तो उसी तरह का वादा है जैसे हमने कहा था कि 15-15 लाख हर एक को मिल जाएगा खाते में, अगर हमारी सरकार बनवाओगे तो 15 लाख रुपया हर व्यक्ति को मिलेगा। तो जैसे उसको जुमला बाद में कहा कि जुमला था, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए था कि एक जुमला है। और क्या सलाह दी नौजवानों को कि जाओ और पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचने का काम करो। ये इन नौजवानों को जो PhD और इंजीनियरिंग डिग्री लेकर के जिनसे आपने वोट लिया, उनको आपने ये सलाह देने का काम किया, धोखा देने का काम किया। किसानों से कहा हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना कर दिया? कौन सी 2 गुना आमदनी कर दी? 25 रुपए बढ़ाए उनके गन्ना के मूल्य में, वो भी अभी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले चुनाव के, क्योंकि अब चुनाव आ गया था। और जो रुपया भी इनकी सरकार में नहीं मिलेगा वो इसके बाद अगर मिलेगा तो मिलेगा। और 25 रुपए बढ़ाने का काम इन्होंने पूरे 5 साल में किया, जबकि बहन मायावती जी ने उसको वाकई में 2 गुना करने का काम किया था। 125 रुपए से 250 रुपए पहुंचाने का काम किया। ये फर्क है इनमें और बहन मायावती जी में। ये लोग जो है, इन्होंने किसानों को, उनका आमदनी तो नहीं बढ़ाई लेकिन उनकी जमीन पे निगाह रखे। उन्हीं उद्योगपतियों ने कहा कि हम ऐसा कानून बनाओ जिससे कि इनकी जमीन भी हमको मिल जाए। हमको सारे उद्योग तो मिल गए लेकिन हमारी जेब में आ गए, पर अब हमें इनकी जमीन भी चाहिए। और इसीलिए आपको मालूम है कि 4 काले कानून इन्होंने जो बनाए थे, वो 4 काले कानून ऐसे थे कि किसानों की जमीन हमेशा के लिए उनके हाथ में चली जाती, वो पट्टे में देने के नाम पे हमेशा के लिए उनके हाथ में पहुंच जाती। इस तरह की योजना इन्होंने बनाई थी, लेकिन किसान इसको पहचान के समझ गए। उन्होंने इसीलिए आंदोलन किया, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में आंदोलन किया। 700 किसान 15 महीने के आंदोलन में उनकी मृत्यु हो गई, शहादत हो गई।
लेकिन इनके ऊपर असर नहीं हुआ। इन्होंने कब वो काले कानून वापस लिए? जब चुनाव आ गया। और इनके मंत्री ने कहा भी कि हमने इसलिए वापस लिया है क्योंकि चुनाव आ गया है, वरना इसको अभी हम वापस नहीं लेते। अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो अभी हम वापस नहीं लेते और हम इसको फिर से लाने का काम करेंगे, ये इन्होंने कहा। बहन मायावती जी ने जिस दिन इन्होंने ये बात कही हम दोबारा लाने का काम करेंगे, बहन मायावती जी ने उसी दिन अपना मीडिया में कहा था कि ये जितनी भी कोशिश कर लें, हमारी जब सरकार बनेगी तो किसी भी हालत में इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे, किसानों का हक नहीं मरने देंगे, न्यूनतम उनको पैसा मिलना चाहिए। ये हम लोगों की बहन मायावती जी ने कहने का काम किया। लेकिन इन्होंने कहा कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, हम आपको न्यूनतम उसका कानून लाएंगे। आज तक कानून नहीं लाए। सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दाखिल कर दिए किसानों के ऊपर, अभी तक वापस नहीं लिया। वादा किया था हम वापस ले लेंगे। और इतने ही नहीं, 4 किसानों को तो लखीमपुर खीरी में इन्होंने दबा करके, आपके बहुत नजदीक में है, दबा करके कुचल करके मंत्री के लड़के को मौजूदगी में और मंत्री के इशारे पर उनको दबा के मारने का काम किया। और आपने देखा कि जिस मंत्री के लड़के ने ये काम किया, चार्जशीट फाइल हुई, और वो भी कब? जब सर्वोच्च न्यायालय बीच में आई तब ये फाइल हुई, वरना उसका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा था। उसको बचाने की पूरा प्रदेश लग गया बचाने के लिए, और केंद्र की भी सरकार के लोग लग गए कि उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हो। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय बीच में नहीं आती तो शायद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन आपने देखा उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि बेल तब कब मिलती है, बेल में तो सरकारी उधर से होती है, दूसरी तरफ से वो तथ्य रखती है सही कि इसको बेल दी जाए या ना दी जाए। इस मामले में मंत्री को हटाने का काम किया। मंत्री आज भी मंत्री बने हुए हैं और उनके जिस लड़के का नाम चार्जशीट में खुल करके आ गया कि वो गाड़ी में बैठा हुआ था जिससे कुचल के मारा गया, उसको भी आपने देखा कि कल बेल देने का काम। और बेल दिलवाने में योगदान किसका होता है? जब सरकार का वकील, सरकारी वकील अपना पक्ष नहीं रखेगा तो अदालत बेल दे देती। और यही काम किया इन्होंने, उसको बेल दिलाने का काम किया। एक तरफ वो लड़का, मंत्री का लड़का जिसने कि 4 किसानों को दबा के मार दिया, उसको तो बेल दिलवा दी। और दूसरी तरफ खुशी दुबे नाम की लड़की, ब्राह्मण समाज की, 16.5 साल की लड़की थी। 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, एक दिन पहले शादी उसकी हुई थी और शादी हो करके वो अपने घर में आई थी। उसका हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और उसको उठा ले गए। उसके पहले पति को गोलियों से मारा, भुना, और उसके बाद उसको उठा ले गए। कहा कि नहीं, इसको हम जेल में बंद करेंगे, ये तो बहुत बड़ी माफिया है। क्योंकि माँ इस घर में शादी हुई, इसलिए अपने आप 24 घंटे में माफिया बन गई और उसकी बेल ना होने पाए। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं और मुख्यमंत्री का कार्यालय रोजाना पैरवी करते हैं कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। झूठे हलफनामे दाखिल करवाए, झूठी सर्टिफिकेट उसके खिलाफ फाइल करा करके, और आज 18 महीने से ज्यादा हुए, उनको 20वां महीना चल रहा है और 20 महीने से उसको, और वो घर में एक जो काम करने वाली महिला थी और एक और महिला जिसके साथ में 2 बच्चे भी थे, एक 6 साल का लड़का और 3 साल की लड़की, उनको भी जेल में बंद करके आज तक रखा हुआ है। उनकी बेल नहीं होने दी। एक तरफ 4 महीने भी नहीं गुजरे और जिनके बारे में खुलासा सामने खुल करके वीडियो में भी आ गया, मीडिया में भी आ गया, चार्जशीट में भी आ गया कि दबा के मार दिया किसानों को। 1-2 नहीं, 4 किसानों को मार दिया और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल कर दिया। उसकी तो बेल करवा दी और दूसरी तरफ एक 16.5 साल की लड़की, उसको आज भी जेल में रखे हुए हैं। ये उस तरह की सरकार है, ऐसी सरकार है, इनको पहचानने की जरूरत है। ये वो है जिन्होंने दलित समाज की एक बेटी जो हाथरस में उसके साथ में बलात्कार हुआ था, बलात्कार होने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसका मृत्यु शरीर भी घर वालों को नहीं देने दिया। और क्यों नहीं देने दिया? क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं उसकी पैरवी कर रहे थे, बैठ करके टेलीविजन में देख रहे थे और जिला अधिकारी को निर्देश दे रहे थे
कि किसी भी हालत में इस लड़की का शरीर इनके घर वालों को मत देना, क्योंकि हमें इसमें जो मुलजिम लोग हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने खुद के लोग हैं, अपने खास लोग हैं, इसलिए उनको बचाना जरूरी है। और इसलिए इसको ले जा करके रात के 2:30 बजे एक कांस्टेबल के माध्यम से मिट्टी का तेल डाल करके इतना घृणित प्रकार किया गया कि खेतों में ले जाकर रात के 2:30 बजे उसको जलाने का काम मुख्यमंत्री के कार्यालय से निर्देश होते मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं और ये काम उस समय हुआ। इतना घृणित कार्य हुआ। इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहते हैं हम कानून ला रहे हैं। किस तरह से कानून? कहते हैं ठोक देते हैं हम। किसको ठोक रहे हैं ये भी तो देखें। इनके अपने जो है उनकी तरफ तो निगाह भी नहीं जाती। कहते नहीं ये अपने बिरादरी के अपने हैं, इनको मत छेड़ना, जैसे भी है सब ठीक है, अपने हैं। ब्राह्मण समाज के 100 से ज्यादा लोगों का इनकाउंटर इनकी इस सरकार में हुआ है। 5 साल के अंदर 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को एनकाउंटर करके मार दिया दिन दहाड़े, और 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो गई। तो ये चुन चुन करके दलित समाज, अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज खास तौर से, और बैकवर्ड समाज जो गरीब लोग हैं, इन्होंने इन सबको चिन्हित करते हुए और जो अल्पसंख्यक समाज के हमारे लोग हैं उनको ऊपर दहशत फैलाने के साथ में उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई भी काम नहीं किया। कौन सा विकास का काम किया? इसके अलावा कोई विकास का काम किया हो तो बताते हैं, सिवाय अपना विज्ञापन छापने के। सिर्फ विज्ञापनों में विकास दिखता था इनका और कहीं नहीं। अखबारों में 500 करोड़ रुपया महीना खर्च करके 500, 300 से 500 करोड़ पहुंचा दिया बजट को, और 500 करोड़ रुपया महीना खर्च करके खाली टेलीविजन में, अखबार में अपनी फोटो छपवा करके और विकास के नाम पे अपना चेहरा दिखा करके कि देखो मेरा चेहरा और मुझसे डरते रहो, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम ठोक लेंगे। और इसको लेकर के विकास की बात करते हैं। इन्होंने अगर यही रुपया गरीबों में लगा दिया होता तो स्कूल में जो बच्चे सड़ा खाना खा करके मर गए, बीमार हो गए, वो शायद ना होते, उनको खाना मिल जाता। इतना ही नहीं, जो कोरोना के दौरान में लाखों की संख्या में भटकते रहे इधर से उधर और मर गए, लाखों की संख्या में लोग मर गए और उनको दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, सड़कों में पैदल चलते रहे, महिलाएं अपने कंधे में बच्चे को सूटकेस में बांध करके लपेट करके घसीटती रही, मृत बच्चे को भी घसीटती रही। वो भी लोगों ने देखा, टेलीविजन में, अखबारों में देखा। वो दृश्य हम लोगों को देखने को न मिलते और लाखों लोगों की जान बच गई होती अगर यही पैसा इन्होंने जो 20,000 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पे लगाया है, ये अगर वहां पर लगाने का काम कर देते। हम लोगों को वो देखने को नहीं मिलता कि लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिली, लोगों को जलाने की लकड़ी नहीं मिली, लोगों को गंगा नदी में बहा दिया गया, बालू में दफना दिया गया, और जानवरों ने किस तरह से नोच खसोट करी उन मृत शरीरों के साथ में, वो भी लोगों ने देखा। तो ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलने में महारत रखती है। ये अगर हम तो कहते हैं कि विश्व में अगर कोई इस बात का कंपटीशन हो जाए, इस बात की प्रतियोगिता हो जाए कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे विश्व में भी नंबर 1 पाएंगे और सबसे ज्यादा पुरस्कार यही पा करके आएंगे झूठ बोलने का, क्योंकि इनकी झूठ बोलने की महारत है। आपके बीच में आकर के आपको बरगलाने की इनकी बहुत बड़ी खूबी है। बड़े बड़ी बातें करेंगे चुनाव के पहले, फिर से आकर के पत्थर लगाना शुरू कर देंगे, हजारों करोड़ की योजनाएं बताने लगेंगे और कहेंगे कि हम आपका बड़ा भला कर देंगे, 5 साल के लिए हमको फिर से ले आइए। और 5 साल पहले जब आए थे तब क्यों नहीं लगाए पत्थर, तब क्यों नहीं योजना शुरू करी? अगर तब योजना शुरू करते तो शायद आज इनको वोट खरीदने के लिए लोगों को 500 रुपए महीने के नाम से जो कहते हैं देते हैं वो जरूरत नहीं पड़ती। और जो कहते हैं कि 5,000 रुपए का मोबाइल दे करके और हम बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, नौजवानों को, हम बेरोजगार लोगों को 5,000 का मोबाइल दे रहे हैं और मोबाइल बांट रहे हैं, तो इसको बांट करके वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यही फर्क है इनमें और बहन मायावती जी में। वो कहती है कि हम 5,000 का मोबाइल नहीं देंगे,
हम तो नौकरी देंगे, जहाँ 40,000 50,000 रुपया महीना तुम कमाने का काम करो और एक महीने में 10 इस तरह के मोबाइल खुद खरीदने की क्षमता रखो, अपने घर को भी चलाओ, परिवार को भी चलो। यही इनमें और उनमें फर्क है। ये वो लोग हैं जो कि धर्म के नाम पे धर्म का मुखौटा ना पहन करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का आपस में काम करते हैं, लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हो गए और उन्होंने इनका असली चेहरा पहचान लिया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को वो जानते हैं, पहचाने, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने लूट खसोट करते हुए देखा, उनको बाहर का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए दिखाया है, इसी प्रकार से अब की बार इनका जो ये झूठ का मुखौटा अपने साथ लगा करके और लोगों से धोखा दे करके वोट लेने का काम करते हैं, अब की बार इनका ये मुखौटा हट चुका है और लोगों ने, इस प्रदेश के लोगों ने उसको पहचान लिया। और इतना आपको बता सकते हैं, इनको भी, ये तो सभी को मालूम हो चुका है, कल जो वोट पड़े थे उत्तर प्रदेश में, एक तरफा 58 सीटें जो थी, उसमें हम लोग पिछली बार 30 सीटों में थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। लेकिन अब की बार जिस तरह से एकजुट होकर के सर्व समाज के लोग भाईचारा बना करके और बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान में बटन दबा करके बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए उन्होंने वोट देने का काम किया है, तो 58 सीटों में ये कोई बता नहीं पा रहा है कि 58 सीटों में कौन सी ऐसी सीट है जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं जाने वाली है। और जो सीटें, जो चुनाव, अगला चुनाव आप ही क्या है और 14 तारीख को चुनाव है, 14 तारीख को जो वोट पड़ना है वो आप उन सीटों पर भी अब की बार बहुजन समाज पार्टी हर सीट पर आगे बढ़ करके चल रही है और जीतने की कगार पर खड़ी हुई है। और इसी को बढ़ाने के लिए, इसको कारगर करने के लिए आज हम लोग आपके बीच में अपील करने आए हैं। हम लोगों को थोड़ी सी देर हो गई आने में, क्योंकि हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने में, उसकी इजाजत देने में इन्होंने समय लगाया, लेकिन उसके बाद सीधे हम लोग चल करके आपके बीच में आए। इसके बाद दूसरी मीटिंग में भी जाना है, लेकिन आपसे अनुरोध करने, हम लोग सिर्फ बहन मायावती जी की तरफ से अपील करने इसलिए आए हैं, ये कहने के लिए आए हैं कि आपका ये वोट इतना कीमती वोट है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इस समय आपके हाथ में पूरी ताकत है, इस समय आपके पास सबसे कीमती चीज है, और वो सबसे कीमती चीज जो है उसका कोई मोल नहीं है, सबसे अनमोल है, क्योंकि इसमें आप पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने की ताकत आज अपने हाथ में रखते हैं। अपनी विधानसभा का भविष्य बनाने का, कुमाया का चेहरा बदलने का ताकत आप अपने हाथ में रखते हैं और अपने लोगों का सुकून, अपने इस प्रदेश में भाईचारा बनाने की ताकत आप अपने हाथ में रखते हैं। इसलिए उसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। और खाली अपना ही नहीं, आपको अपने 2 दिन जो बचे हैं, आज से सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके बीच में, इन 2 दिनों में आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और हर जगह जाकर के ये मानते हुए, हमारे कहने के लिए सिर्फ उदयवीर सिंह जी जो हैं वो प्रत्याशी हैं, क्योंकि इनके पास हम लोगों ने इनको एक चेहरा बना करके आपके बीच में उतारने का काम किया है। बहन मायावती जी ने प्रत्याशी का नाम दे दिया, वरना हमारी निगाह में और हमारी पार्टी की निगाह में आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी लोग हमारे प्रत्याशी हैं, सही मायने में तो प्रत्याशी आप। और आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप स्वयं प्रत्याशी हैं, जिस समय आप प्रत्याशी बन जाएंगे, उस समय कोई ताकत नहीं है जो कि आपको चुनाव से हरा सके और आपकी इस सीट को बहुजन समाज पार्टी की झोली में आने से रोक सके, क्योंकि आप निश्चित तौर पर खुद अपना सोचने लगेंगे इसी समय के बाद से कि अगर हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम प्रत्याशी हैं, तो हम घर में क्यों बैठे हैं, हम अपनी दुकान में क्यों बैठे हैं, हमको तो बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। 48 ही घंटे तो वहां देने हैं, इन 48 घंटों को हर घर में जा करके बताना चाहिए
कि हम देखो बहुजन समाज पार्टी एक वो सरकार थी, उसके बाद आपने दोनों सरकार देखी, और बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करिए, अपना वोट देने का काम करिए। इसमें आपको घर घर जाकर के अपने नातेदार, रिश्तेदार, गांव में सब जगह जाकर के लोगों के बीच में घुस जाना चाहिए और जाकर के वोट मांगने का काम करना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि उदयवीर सिंह जी भी आपके साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इनको छोड़ दीजिए, ये अपना काम करें। आप लोग अपना अपना काम करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, और हम लोग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी हर व्यक्ति निभा लेगा तो कोई ताकत नहीं है जो कि आपको चुनाव में हरा सके, और आप इतनी मजबूती से चुनाव जीतेंगे कि औरों की जमानत जब्त करा करके और श्री उदयवीर सिंह को आप विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इसीलिए मैं आपसे अंत में फिर से ये अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि आने वाली 14 तारीख को आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जो बहन मायावती जी अपनी हर मीटिंग में कहती हैं कि उस दिन आप जो है अपना सुबह उठ करके अपना बाकी दिनचर्या का काम जो रोज करते हैं आप, चाहे वो स्नान हो, ध्यान हो, करना हो, पूजा हो, पाठ हो, नाश्ता हो, रसोई हो, आप उस दिन वो सारे काम मत करिएगा, रोक दीजिएगा। सबसे पहले उठ करके लाइन लगा करके और जा करके अपने बूथ में जा करके अपना वोट डालने का काम करिए, और वोट डाल करके अपना मत का अधिकार लगाने और लोगों का वोट डलवा करके तब अपने घर में वापस आइए और ये सारे काम आराम से दिन भर बैठ करके करने का काम करिए। लेकिन अपना वोट सबसे पहले डालने का काम करिए, क्योंकि हर तरह के षड्यंत्र हो सकते हैं। आपका वोट पड़ने से पहले भी लोग बेईमानी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत मुस्तैद रहना है कि आपका वोट कोई और न डाल सके, आपका वोट कोई डलने से रोक ना सके, और किसी के डराने धमकाने में कतई ना आइएगा। जैसा कि श्री कपिल मिश्रा ने आपके सामने कहा कि अब उनको डरने की जरूरत अब आपको नहीं है, डरने की जरूरत अब इन लोगों को है, क्योंकि बहन मायावती जी आ रही है और एक एक चीज का हिसाब लेंगी, एक एक चीज का हिसाब लेंगी। जो इन्होंने जुल्म जातियां इन्होंने आप लोगों पर करी है, उत्तर प्रदेश के साथ में लूट मार खसोट किया है, उसका एक एक चीज का हिसाब बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनेंगी तो अवश्य लेने का काम करेंगी। इसलिए निडर होकर अपना वोट डालिए, और एक चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि हाथी जो है, जो चल पड़ा है, पश्चिम से शुरुआत उसने जो पहले चरण में की है, वहां से चलना शुरू किया था और अब तो दौड़ना शुरू कर दिया है, और पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ता आपके यहाँ से आगे बढ़ेगा, अपनी रफ्तार को और बढ़ाने का काम करेगा, और बढ़ाते हुए ये दौड़ते हुए लखनऊ की तरफ जा रहा है और विधानसभा में ही रुकने का काम करेगा। बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही वहां पर थमने का काम करेगा। लेकिन 14 तारीख को जब आप वोट डालिएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा और अपने लोगों से भी ये बता दीजिएगा कि वो भी ध्यान रखेंगे कि आप जब वोट डालेंगे तो आप हाथी का जो निशान है उसके सामने, उसमें जो बटन दबाएंगे, उसके सामने वाले निशान जो बटन होगी, तो बटन को तब तक दबा के रखिएगा जब तक कि वहां पर जितने लोग हैं उनको हाथी की चिंगाड़ सुनाई ना दे जाए, तब तक बटन दबाए रखिएगा। और बटन दबा करके बटन तब भी मत छोड़िएगा, बटन तब छोड़िएगा जब तक कि बगल में जो रखी हुई मशीन है जिसमें से एक स्लिप कट करके गिरती है निकलेगी, हर मशीन के साथ में एक मशीन लगी होगी और उसमें आपको दिखेगा कि पर्ची जो कट के आई है उसमें हाथी का निशान है कि नहीं, आपके उदयवीर सिंह का नाम है कि नहीं, वो लेकर के पर्ची फिर वही डब्बे में डाली जाती है। जब तक ये मत देख लीजिएगा तब तक अपना अंगूठा मत हटाइएगा। और अगर आपको लगे कि गलत पर्ची निकल रही है या पर्ची नहीं निकल रही है तो अपना अंगूठा वहीं दबा के रखिएगा और वहीं के अधिकारी को बुलाइएगा और आवाज दीजिएगा, उसको बताइएगा कि देखिए हमने मशीन दबा रखी है और ये पर्ची नहीं निकल रही, इस बात का ध्यान रखिएगा और उसको उसका उपचार करना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी बात है, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि हर तरह का षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जमीन खिसक गई है और अब उनकी सत्ता चली जा रही है। अब मुख्यमंत्री जी को भी लग गया है कि अब अपना सामान बांधना है। पहले वो मथुरा से सोच रहे थे चुनाव लड़ेंगे, फिर मथुरा वालों ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं, अब आप जाइए यहाँ से, तो अयोध्या चले गए। अयोध्या वालों ने कहा कि यहाँ तो आपने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया अयोध्या में वो बहन मायावती जी की सरकार में हुआ था, इसलिए आप यहाँ से भी जाइए। तो वापस गोरखपुर चले गए हैं
और अब गोरखपुर से चुनाव हारने के बाद वो सीधे उत्तराखंड वापस जाएंगे, इसलिए उसकी तैयारी भी आपको उनकी मदद करने, आप आपके मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनकी इतनी मदद तो जरूर करनी बनती है, आपको करनी भी चाहिए कि उनका सामान बंधवा करके और उनको उत्तराखंड वापस भेजने के उनकी मदद करने का काम करिए, ये आप जरूर करिएगा। और इसलिए ये आखिरी में फिर से आपसे पुनः विनती करते हुए एक बार कि आप 14 तारीख को अब की बार अपना वोट, अपने साथियों का वोट, नातेदार रिश्तेदारों का वोट आप 14 तारीख को हाथी के सामने वाले बटन को दबा करके और श्री उदयवीर सिंह गौतम जी को विजयी बना करके और इतने भारी मतों से विजयी बना करके कि आपकी इस कुआया विधानसभा का नाम जो है विधानसभा में इस बात के लिए गूंजे कि देखिए सबसे ज्यादा वोट की मार्जिन लेकर के श्री उदयवीर सिंह जीत करके आए हैं, कुआया का नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह से अपना वोट देने का काम करिए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।